तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। संडे भी आपका अच्छे से गुजरा होगा। आज मंडे है, वीक का पहला दिन, तो ये वीक भी अच्छा गुजरे। दिल्ली में लगातार पिछले 2-3 दिनों से मौसम ठीक नहीं है, बारिश भी हो रही है रुक रुक कर, और ठंड भी बढ़ गई है। तो एक तो ये, दूसरी एक आपको ये भी बता दूँ कि www.crimetak.in जो वेबसाइट है जहाँ पे आप क्राइम की कहानियाँ पढ़ती हैं, उसकी एक पूरी टीम जो है इस वक्त, जिसमें चिराग गोटी, फारूक हैदर, प्रवेश, विनोद शिकारपुरी, ये लोग यूपी इलेक्शन के कवरेज पे निकले हुए हैं। और यूपी के चुनावी रंगबाज, यानी कि वो लोग जो वोट पे असर डालते हैं, वो जो बाहुबली हैं, वो जो हवाबाजी करते हैं, जो रंगबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर, ऐसे लोगों से बात करके और आम लोगों से बात करके कि आखिर उनके मन में क्या चलता है ऐसे रंगबाजों के लिए, तो कोशिश यही है कि जो इनसाइड स्टोरी है किसी इंसान के दिल में, मन में, जो आमतौर पे टीवी बाकी जगहों पे देखने को नहीं मिलता है, वो आपके सामने रखूं और पेश करूं। तो इसी के लिए पूरी टीम है, लगातार गाड़ी दौड़ा रही है ये टीम, बाकायदा ब्रांडिंग भी हुई है गाड़ी की। यूपी के चुनावी रंगबाज क्राइम तक उस पर लिखा हुआ है। तो यूपी के अपने बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर है। जहाँ जहाँ आपको ये गाड़ी मिले, आप ज़रूर टीम से मिलिए और अपनी बातें भी रखिए। तो इसको देखिए भी, और जहाँ पे गलतियाँ हैं वो बताइए, जहाँ अच्छा लगे तारीफ़ कीजिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि जब कहानियाँ हम लोग सुनाते हैं तो लगता है ये कैसी कहानी है, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तो जहाँ पे शॉकिंग एलिमेंट हो, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा उसने ऐसा कैसे किया, यही इंसान की कमज़ोरी होती है। यही चीज़ें इंसान सुनना चाहता है, ये इंसान पढ़ना चाहता है। मैं खुद आपको कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ सुन के बहुत बार चौंकता भी हूँ, फिर सोचता भी हूँ कि मुमकिन कैसे, ऐसा कैसे हुआ, ये पॉसिबल कैसे हुआ। आज की कहानी इसी क्यों, कैसे हुआ और ऐसा हो सकता है, उसी के ऊपर है। 35 साल, 35 ईयर्स एक लंबा अरसा होता है। आमतौर पे अगर हम ये देखें कि एक बच्चा, एक लड़का या लड़की जब बालिग होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, तो शायद 35 साल शादीशुदा ज़िंदगी आपको फिर उस मकाम पे ले जाती है। अगर सपोज़ आपने 25 साल की उम्र में शादी की या 30 में की तो आप 65 के हो गए, 25 में की तो आप 55 के हो गए, तो लगभग आपने उम्र गुजार दी। तो एक उम्र गुजार दी पूरे फैमिली के साथ, और उस फैमिली को ये पता ही नहीं है कि उस शख्स की असलियत क्या है। ये कहानी उसी शख्स की है जो 35 साल तक एक अच्छा, ये भी नहीं, एक अच्छा पति, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा फादर, घर की देखभाल करने वाला, बीवी बच्चों से प्यार करने वाला, 35 साल तक उनकी सारी खुशियों का ख्याल रखा। लेकिन 35 साल तक घर वालों को पता ही नहीं कि असल में ये शख्स है कौन, जिसके साथ वो एक ही छत के नीचे 35 साल गुजार चुके हैं। कहानी एलेक्स कूपर की है, कहानी कनाडा की है। कनाडा में 2 जगह इस कहानी की ज़मीन है। एक है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, और एक है टोरंटो। इन दोनों जगह की दूरी शायद मेरे हिसाब से 3500 किलोमीटर के इर्द गिर्द है। कहानी की शुरुआत 1986 से होती है। एलेक्स कूपर की तब उम्र 65 साल थी। एलेक्स की वाइफ, उसका नाम था मार्गरेट। एक बड़े से घर में एलेक्स, अपनी पत्नी मार्गरेट और 5 बच्चे थे उनके। सारे बच्चे बालिग हो चुके थे, सबकी शादियां हो चुकी थी। बल्कि 5 बच्चों के अलावा उसके 8 पोता पोती और नाती भी थे। तो 8, 5, 13 और 2, ये मिलाकर 15 लोगों का परिवार था, और सब खुश। और एलेक्स का ब्रिटिश कोलंबिया में अपना एक सफाई से जुड़ी हुई उसका बिजनेस था, धंधा था। 20 साल तक उसने ये काम किया, अच्छे खासे पैसे कमाए। लेकिन 86 में फिर उसे लगा कि अब कुछ करना चाहिए, अब तो उम्र भी हो गई है, कुछ नया करना चाहिए। तो उसने एक ट्रक खरीद लिया, और वो घरों में ग्रॉसरी की चीज़ें जो है वो पहुंचाने लगा। इसमें भी काफ़ी आमदनी हुई। उसे लगा कि अब 65 का तो हो गया हूँ, कुछ दिन के बाद रिटायर हो जाऊँगा, तो कुछ पैसे भी जमा कर लेंगे, इसके बाद बीवी को लेकर दुनिया घूमेंगे, तो अपना बुढ़ापा सही से गुजरेगा। तो 20 साल तक जो धंधा किया साफ़ सफाई वाला अलग अलग जगहों पे, उसको छोड़कर उसने अपना ट्रक ख़रीदा, और ग्रॉसरी के आइटम घर घर तक पहुंचाने लगा, और अच्छा खासा इससे आमदनी भी उसको होने लगी। अब
कनाडा में ये भी है, बाकी जगहों पे भी शायद होगा कि जब आप रिटायर होते हैं तो फिर आपकी एक सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट के बाद कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल्स हैं वो मिलते हैं। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको देना होता है कि हाँ आप इतनी उम्र के हैं, आप रिटायर हो गए हैं, अब आप आराम से ज़िंदगी काटिए, दुनिया के भीड़ भाड़ और दुनिया की ये जो नौकरी पैसे इन सब तनाव और टेंशन से दूर रहिए, सुकून की ज़िंदगी जीजिए। तो एलेक्स कूपर ने भी यही सोच कर कि बुढ़ापा शानदार गुजरेगा, उसने ट्रक खरीदा, ग्रॉसरी शॉप पहुंचाने लगा सामान, सब कुछ ठीक चलने लगा, फिशिंग का शौक भी था उसे। कहानी की शुरुआत होती है 4 अप्रैल 1987, 4 अप्रैल 1987। एलेक्स कूपर की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उसका नाम था लीला। लीला अपने शौहर अपने पति के साथ 4 अप्रैल 1987 को इसी ब्रिटिश कोलंबिया के एक डाउनटाउन में एक मार्केट में शॉपिंग के लिए गई। जब वो मार्केट की तरफ जा रही थी तभी अचानक सड़क किनारे, मार्केट से पहले ही करीब 1 किलोमीटर पहले, सड़क किनारे उसे एक कार पार्क हुई दिखाई दी। उस कार को पहचान गई लीला। उसने कहा ये तो डैड की कार है, ये कार एलेक्स कूपर की थी। उसने फ़ौरन अपने हस्बैंड को बताया। उसके बाद वो कार के पास गए, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उतरे, देखा तो कार लॉक्ड, बंद था। झांक के देखा तो अंदर एलेक्स कूपर का जैकेट रखा हुआ है और पीछे की सीट पर फिशिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो रखे हुए हैं। एलेक्स कूपर अक्सर वहीं आसपास की नदियों में मछलियां पकड़ा करते थे, शौक था। तब लीला को बड़ा अजीब लगा कि सड़क किनारे इस तरह गाड़ी खड़ी हुई है और जैकेट भी है और मछली पकड़ने का सामान भी है, पर डैड गायब है। उसने उधर उधर देखा, कुछ देर इंतज़ार किया, मिला नहीं। फिर उसने आसपास लोगों से पूछा कि ये गाड़ी कब से पार्क है। कुछ लोगों ने बताया कि करीब कई घंटे हो गए। अब उसे चिंता हुई। फिर उसने अपने घर अपनी माँ को फ़ोन किया और उसने कहा कि पापा की कार यहाँ खड़ी हुई है लावारिस हालत में और पापा कहीं है नहीं, कहाँ है वो। अब उधर से जो माँ ने बताया उससे लीला और परेशान हो गई। माँ ने कहा कि तुम्हारे पापा जो हैं वो कल से निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे। मैंने उनके तमाम दोस्तों को फ़ोन भी किया बट आए नहीं, मुझे लगा आ जाएंगे, लेकिन अब तुम बता रही हो कि कार लावारिस हालत में खड़ी हुई है। माँ भी परेशान, अब लीला भी परेशान। 24 घंटे हो गए वो घर नहीं पहुँचे। उसने अब उनके तमाम दोस्तों, जानने वाले आसपास के लोगों को टटोलना शुरू किया, कहीं से किसी ने एलेक्स की खबर नहीं दी। थक हार कर आखिर में लीला और उसके घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस में बताते हैं कि उनके फादर, जिनकी उम्र 65 साल है, एलेक्स कूपर नाम है, और वो गायब है। अब उस इलाके में आमतौर पर इस तरह से मिसिंग और ये सारी चीज़ें, बड़ा पीसफुल एरिया, 86 की बात, 87 की, तो पुलिस को भी अजीब लगा। पुलिस फ़ौरन हरकत में आई, स्पॉट पे पहुंची, उसने कार खोला, तलाशी ली। जैकेट अंदर था, फिशिंग के सामान अंदर थे, लेकिन कहीं पे एलेक्स था नहीं। अब पुलिस ने आसपास के लोगों को खंगालना शुरू किया। काफ़ी देर तक आसपास के मार्केट और फिर जितने कैफ़े थे वहाँ ढूंढना शुरू किया। एक जगह एक कामयाबी मिली। एक शख्स ने बताया कि हाँ, उसने इस हुलिया के शख्स को, एलेक्स कूपर को यहाँ देखा था और वो जानता है, और वो कॉफ़ी पीने आए थे और उसके बाद निकल गए। इस दौरान में एलेक्स कूपर की वाइफ मार्गरेट से पुलिस ने पूछताछ की तो एक एलेक्स की अजीब आदत के बारे में बताया। मार्गरेट ने बताया कि एलेक्स बटुआ नहीं रखता था, लेकिन वो हमेशा जब भी घर से बाहर निकलता था तो बहुत सारा कैश लेकर चलता था और कैश यूं ही जेब में डाल के लेके चलता था। और उसने कई बार बोला भी कि इतने सारे कैश क्यों लेके चलते हो, पर उसने कभी बताया नहीं, लेकिन वो कैश लेके चलता था। तब पुलिस को लगा कि शायद ये कैफ़े में गया था, वहाँ पे इसने कॉफ़ी पी, उसने जेब से पैसे निकाले, कुछ लोगों की नज़र पड़ी, शायद उसे रॉब कर लिया, लूटा हो सकता मार दिया हो। फिर बेटी ने कहा हो सकता है वो आसपास में कहीं नदी में गए हों फिशिंग के लिए और पैर फिसल गया हो, पानी का बहाव तेज़ हो, वो बह गए हों, लेकिन फ़िशिंग का सामान कार में है तो इसका मतलब है कि फ़िशिंग के लिए एलेक्स गए नहीं। तो इन तमाम तरीक़ों से, तमाम सोच के साथ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती रही। कुछ मिला नहीं। अगले दिन अब पुलिस ने मीडिया की मदद ली, अखबार में एलेक्स कूपर के फ़ोटो छापे और लोगों से कहा कि अगर किसी ने देखा है तो जानकारी दे। कुछ लोगों ने कॉल किया। एक शख्स ने बताया कि हाँ, उसने एलेक्स कूपर जैसे हुलिया के एक शख्स को देखा था सड़क किनारे, और जिस जगह गाड़ी खड़ी थी उससे करीब 1 किलोमीटर दूर, और मैंने देखा था वो किसी से लिफ्ट मांग रहा था। अब जब ये चीज़ आई कि एलेक्स की गाड़ी भी ठीक थी, गाड़ी को खोल के देखा गया, गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं थी, गाड़ी चलती हालत में थी। और जिस जगह पे उस चश्मदीद ने बताया कि लिफ्ट मांग रहा था, वो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा जो है उसके आगे की तरफ, वो दूसरे शहर की तरफ का वो हाईवे था।
अब पुलिस को लगा कि अपनी गाड़ी छोड़कर चलती हालत में एलेक्स कूपर लिफ्ट लेके कहाँ जा रहा है। अब यहाँ से एक नई थ्योरी आई कि एलेक्स अपनी मर्जी से गया। अब घर वालों से पूछताछ हुई, घर वालों ने कहा लेकिन वो तो खुश था, पैसे की भी कमी नहीं थी, अब तो रिटायरमेंट की भी तैयारी थी, अपना ट्रक लिया था और बच्चों की नज़र में भी बहुत अच्छा, बहुत ही लवेबल हस्बैंड, बहुत ही लवेबल फादर, और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई शिकायत नहीं, परिवार के साथ उतनी ही मोहब्बत, 35 साल तक साथ रहा। तो वो शख्स बिना बताए हुए परिवार को छोड़कर क्यों जाएगा? घर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए। लेकिन पुलिस के लिए ये थे कि आई विटनेस ने जो बताया कि वो लिफ्ट लेके जा रहा, तो इसका मतलब वो शहर से बाहर जा रहा। अब पुलिस को लगा कि एलेक्स अपनी मर्जी से गया, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। साल गुजर गया, 87 आ गया, 88 आ गया, एलेक्स कूपर का पता नहीं चला। इस एक साल के दौरान परिवार ने भी ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार एक साल के बाद एलेक्स की पत्नी और बच्चों ने यह मान लिया कि एलेक्स कूपर अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। और उनका ही मानना था कि शायद वो नदी में बह गया या कुछ हो गया। लेकिन फैमिली ने यह मान लिया और डेड डिक्लेयर कर दिया अपने आप कि एलेक्स कूपर अब इस दुनिया में नहीं है। अब जब मुर्दा मान ही लिया तो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। जो वहाँ का रूल था, जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और फिर जो बेनिफिट्स और बाकी चीज़ें मिलती हैं, तब उसके लिए ज़रूरी था कि एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराया जाए वहाँ के निगम में, जो हमारे यहाँ कॉरपोरेशन होता है। मार्गेट ने एलेक्स कूपर के अब सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगालना शुरू किया। उसे एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। सारे बच्चों ने भी कोशिश की, नहीं मिला। कई दिन बीत गए। इसके बाद वो वहाँ की अथॉरिटी के पास जाती है जहाँ पे ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है, जो वहाँ का कॉरपोरेशन होगा, जो उसका नाम है। वहाँ गए, वहाँ के जो मुलाजिम थे उन्होंने निकालना शुरू किया डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 65 साल पहले जाकर। 87 में 65 ईयर थी, तो आप उससे सोचिए 65 साल पहले। पूरे रिकॉर्ड में एलेक्स कूपर के नाम का कोई बर्थ सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। अब वहाँ के लोग भी परेशान, क्योंकि ये डेटाबेस में वहाँ होता है और वहाँ पे जो भी पैदा होता है या मरता है उन सब के रिकॉर्ड होते हैं। एलेक्स कूपर के पूरे परिवार का वहाँ पे डेटा था, लेकिन एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट था ही नहीं। अब उन्होंने कहा एलेक्स का कोई तो डॉक्यूमेंट्स होगा जिससे ये साबित हो कि हाँ ये एलेक्स कूपर है। तो पता चला कि एक ही पेपर है और वो है 1952 का, और वो पेपर उस वक्त का है जब एलेक्स कूपर ने मार्गेट से शादी की, और शादी के दौरान भी आपको डॉक्यूमेंट्स, हस्बैंड और वाइफ हैं, वो आपको देना पड़ता है। तो वहाँ के कॉरपोरेशन में या वहाँ के डिपार्टमेंट में एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के नाम पर एक उसकी आइडेंटिटी को जो जाहिर कर रहा था, और वो था 1952 का वो मैरिज सर्टिफिकेट, जो 1952 में उसने मार्गेट से शादी की थी। 1952 से पहले एलेक्स कूपर का कोई रिकॉर्ड ब्रिटिश कोलंबिया के किसी भी दफ्तर में मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये था कि जब मार्गेट ने एलेक्स कूपर से शादी की तभी वो वजूद में आया, तभी उसका जन्म हुआ। 52 से पहले वो था ही नहीं। अब ये बात बहुत अजीब थी, पुलिस को भी अजीब लगी, मार्गेट को भी अजीब लगी, बच्चों को भी अजीब लगी कि आखिर उनके डैड का, उनके हस्बैंड का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है, आखिर ये शख्स है कौन, क्योंकि ये अजीब चीज़ थी। खैर मिला नहीं, शक और शंकाएं और गहरा गई। अब इधर धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। 5 साल बीत गए, कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। 5 साल के बाद 27 मई 1991 की तारीख आती है। 4 अप्रैल 1986 को गायब हुआ था, बल्कि 87, 4 अप्रैल 1987, और उसके बाद 27 मई 1991, 5 साल के बाद टोरंटो पुलिस को एक कॉल आता है। एक शख्स वहाँ लोकल एक कॉल करता है और कहता है हमारे एक नेबर है जिनका नाम डेविड है, डेविड कूपर, और वो हमारे नेबर घर में रहते हैं, लेकिन कई दिनों से वो घर नहीं आए, उनका दरवाज़ा बंद है और हमें चिंता हो रही है कि शायद वो गायब हो गए। और वो चूँकि बुज़ुर्ग हैं और अक्सर ऐसा भी होता है वो बाहर जाते हैं पर 3-4 दिनों में लौट आते हैं, लेकिन इस बार करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गया और वो घर नहीं लौटे और उनके कोई है नहीं, वो अकेले रहते हैं। पुलिस को जब ये रिपोर्ट मिलती है, पुलिस फ़ौरन पहुंचती है। वो उस घर में
तलाशी लेती है फिर जाकर कि डेविड कहाँ है। पुलिस अंदर जाती है, सारे घर की तलाशी लेती है, कुछ मिलता नहीं है। पर वहाँ से एक तस्वीर उठाती है पुलिस, एक तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में डेविड एक छोटे से बच्चे को गोद में लिया हुआ है। उस तस्वीर को पुलिस लेकर आती है पुलिस स्टेशन और वहाँ के अपने कनाडा के डेटाबेस में उसको मिलान कराती है और डेविड कूपर का नाम का मिलान कराती है। डेविड कूपर का वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इधर एलेक्स कूपर का नहीं मिला था ब्रिटिश कोलंबिया में, टोरंटो में डेविड कूपर का नहीं मिल रहा है। लेकिन उस तस्वीर को जब डेटाबेस में मिलाया गया तो वो तस्वीर 5 साल पहले ब्रिटिश कोलंबिया से गायब हुए 65 साल के एलेक्स कूपर की तस्वीर से हूबहू मिल गई। अब ऑलरेडी वहाँ पे रिकॉर्ड था कि एक शख्स गायब है। टोरंटो पुलिस ने फ़ौरन ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस को कांटेक्ट किया और बोला कि आपके यहाँ एक शख्स गायब हुआ था, क्या वो मिल गया? वो भी 5 साल हो गए थे, भूल गया एलेक्स कूपर को। उन्होंने कहा नहीं मिला। तब इन्होंने तस्वीर भेजी कि यहाँ एक डेविड कूपर नाम का शख्स गायब हुआ है, तो आप देखें, क्योंकि इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस ने जब वो तस्वीर ली, घर गई, मार्गरेट को दिखाया। मार्गरेट देखते ही रो पड़ी। वो एलेक्स कूपर की तस्वीर थी और जो बच्चा था वो एलेक्स कूपर का अपना पोता था और वो तस्वीर 1986 की थी, बल्कि 87 की थी और उसके गायब होने से करीब 6 महीने पुरानी तस्वीर थी। जब वो 4 अप्रैल 1987 को गायब हुआ, उससे 6 महीने पहले की ये तस्वीर थी एलेक्स कूपर के अपने पोते के साथ। अब सवाल ये था कि एलेक्स कूपर ब्रिटिश कोलंबिया से गायब हुआ और उसके 5 साल के बाद टोरंटो में डेविड कूपर नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक पड़ोसी लिखा रहा है। इन दोनों के बीच में क्या तालमेल है? इन दोनों का कनेक्शन क्या है? अब टोरंटो पुलिस तफ्तीश करती है। 27 मई 1991 की ये रिपोर्ट थी मिसिंग की टोरंटो में। 29 मई 1991 मतलब 2 दिन बाद इस मिसिंग रिपोर्ट के एक शख्स उसी घर में पहुंचता है। वो डेविड कूपर था। घर का दरवाज़ा जब खोलता है तो उसे एहसास हो जाता है कि इसके पीछे में इस घर को खोला गया। वो अपने पड़ोसी से पूछता है कि सॉरी मैं बिजनेस ट्रिप पे था, इस बार लेट हो गया, लेकिन क्या मेरे घर में कोई आया, किसी ने खोला? पड़ोसी बताते हैं कि हमें आपकी चिंता हुई थी, हमने पुलिस को बताया तो पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला और घर की तलाशी ली थी। ये सुन के डेविड घबरा जाता है। वो अंदर जाता है, जितने सामान समेट सकता था समेटता है और दरवाज़ा बंद करके निकल जाता है, इससे पहले कि पुलिस आए। पुलिस जब नेबर से पूछती है तो पता चलता है कि डेविड आया था और वो जैसे ही पता चला कि पुलिस आई थी, वो आनन फानन में सामान लेकर चला गया। अब एक बार फिर डेविड गायब। उधर एलेक्स कूपर का पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे दिन बीत रहा है। इसके कुछ वक्त के बाद तारीख आती है 10 जैन 1992। 27 मई 1991 को डेविड कूपर की मिसिंग की रिपोर्ट आई। 29 तारीख को आखिरी बार पड़ोसियों ने देखा और अब 10 जनवरी 1992 की तारीख आती है। 1992 जनवरी में बिगिनिंग में फर्स्ट वीक में कनाडा में एक पॉपुलर शो टीवी पे दिखाया जा रहा था जिसमें मिसिंग पर्सन्स की कहानियां होती थी। उसी के एक एपिसोड में ब्रिटिश कोलंबिया से 1987 में गायब हुए एलेक्स कूपर की कहानी दिखाई गई। लोगों ने देखा, पॉपुलर शो था। उस कहानी को देखने के बाद 10 जनवरी 1992 को एक शख्स ने पुलिस को फ़ोन किया। उस शो के आखिर में आता था कि ये मिसिंग पर्सन है, अगर आपकी कहीं आसपास इसको देखा हो, जानते हो, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शो के आखिर में जो फ़ोन नंबर दिया गया वो पुलिस का नंबर था। उस शख्स ने एक ने फ़ोन किया पुलिस को और उसने कहा कि मैं इस शख्स को जानता हूं जो पिछले 5 साल से गायब है और ये मेरे ही स्ट्रीट में, मेरे ही अपार्टमेंट के करीब ये शख्स रहता है, बुज़ुर्ग है और मैंने अक्सर देखा है। इस कॉल पे फ़ौरन पुलिस की एक टीम कॉलर के पास पहुंचती है, उससे पूछती है कहाँ आपने देखा है। वो पुलिस को अपने साथ ले जाता है उस अपार्टमेंट में। पुलिस अपार्टमेंट में दाखिल होती है। डेविड कूपर उन्हें सामने दिखाई देता है। अब पुलिस डेविड कूपर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। इसके बाद पूछताछ होती है। 33 साल की पूरी ज़िंदगी परिवार के साथ और आखिरी के 5 साल की गुमशुदगी यानी 40 साल की कहानी अब डेविड कूपर सुनाना शुरू करता है। डेविड कूपर ही एलेक्स कूपर था। अब कहानी ये थी कि जब एलेक्स कूपर की असलियत क्या थी। एलेक्स कूपर का भी नाम एलेक्स कूपर नहीं था, उसका नाम कुछ और था।
और बल्कि उसका नाम था एल्बिन एरिसीनी। एल्बिन एरिसीनी असली नाम था। बचपन में ही माँ बाप की मौत हो गई। इसकी जब इसने होश संभाला तो ख़ुद को एक अनाथालय में, ऑर्फन हाउस में पाया। अनाथालय में ये बड़ा हुआ, अनाथालय वालों ने पढ़ाया लिखाया। फिर इसके बाद जब ये 25 साल का हुआ तो टोरंटो में ही एक बैंक में इसकी नौकरी लग गई और ये उस बैंक में काम करने लगा जिस बैंक का नाम था यूनियन पैसिफिक रेल रोड ऑफिस, ये ब्रांच था वहाँ का। तो एल्बिन एरिसीनी एक अनाथ बच्चा बड़ा हुआ, 25 साल की उम्र में एक बैंक में काम करने लगा। लेकिन बैंक में काम करने के दौरान इसी ऑफिस में यूनियन पैसिफिक रेल रोड बैंक में इस ऑफिस के चोरी हो गई। इस चोरी के बाद पुलिस की टीम पहुंची, इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें 2-3 सस्पेक्ट थे। उसमें एक एल्बिन एरिसीनी के ऊपर शक जताया गया। इससे पूछताछ भी हुई, पुलिस चली गई, बाकी लोगों से पूछताछ थी। अब इसने बैंक में अपने कुलीग को बात करते हुए सुना कि एल्बिन तो फंस गया, इसी ने चोरी की है। एल्बिन एरिसीनी ये सुनकर बहुत घबरा गया और उसने चोरी नहीं की थी। उसे लगा कि उसका पूरा करियर ख़राब हो जाएगा और जो काम उसने किया नहीं, जो जुर्म उसने किया नहीं, उसमें खामखा फंस जाएगा। तो परेशान हाल वो सोचने लगा क्या करूं। उसे लगा कि इससे पहले पुलिस पकड़े मैं भाग जाऊं। ये सोचते ही वो टोरंटो छोड़ देता है और टोरंटो से भागकर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद अब वो एक नए नाम से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है। अपना नाम भी बदल लेता है, एलेक्स कूपर कर लेता है। कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है अपने नए नाम का और इसके बाद वहाँ पे वो साफ़ सफाई के जो काम था उसमें लग जाता है। फिर उसकी मुलाकात मार्गरेट से होती है। मार्गरेट और दोनों में प्यार होता है। 1952 में वो मार्गरेट से शादी कर लेता है। इसके बाद मेहनती तो था ही, वो करीब 20 साल तक वो क्लीनिंग के और बाकी चीज़ों का जो एक उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसमें अच्छा खासा पैसा था। शादी के बाद इसकी 5 बच्चे पैदा हुए। इसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा घर लिया, 5 बच्चों और पत्नी के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा और सब कुछ ठीक चल रहा था। 20 साल तक ये काम किया, फिर दूसरा बिजनेस किया, म्यूज़िक का भी शौक़ था। फिर 1987 आते आते अचानक एलेक्स परेशान होने लगा। परेशानी की वजह ये थी कि अब उसकी उम्र 65 साल हो गई थी और उसे पता था कि अब उसके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है और सभी घर में ये भी थे कि अब रिटायर होंगे, खुश रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और इसके लिए उसने पैसे भी सेव कर रखे थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट और बाकी चीज़ें हैं, मेडिकल से लेकर सब कुछ, उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफिस है वहाँ जमा कराना होता है। और एलेक्स कूपर के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। एलेक्स कूपर चूँकि नाम का कोई शख्स ही नहीं था, एल्बिन एरिसीनी के नाम पे बर्थ सर्टिफिकेट था और उसका पूरा फैमिली 35 साल से उसे एलेक्स कूपर के नाम से जानता था। उन्हें टोरंटो की इसकी कहानी नहीं मालूम थी। उसे लगा कि 35 साल तक मैंने अपनी बीवी और बच्चों के साथ जिस नाम के साथ ज़िंदगी गुजारी है, उन्हें पता चलेगा कि ये फर्जी था तो दुख पहुंचेगा। तो उसने कहा कि इन्हें पता नहीं चलना चाहिए और फिर ये पता चलेगा कि एक बैंक में चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे था, उसकी वजह से भाग कर आया तो और भी उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। तो ये सोच के परेशान रहने लगा। फिर इसने सोचा कि टोरंटो जाता हूँ और अपना एलेक्स कूपर के नाम पे जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवा कर लेकर आता हूँ ताकि यहाँ सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जमा करा सकें। यही सोचकर 4 अप्रैल 1987 को वो अपनी गाड़ी ब्रिटिश कोलंबिया के उस इलाके में छोड़ देता है और लिफ्ट लेकर वो टोरंटो पहुंच जाता है और यहाँ आने के बाद वो डेविड कूपर के नाम पर एक घर में रहने लगता है। और कोशिश इसकी ये थी कि एलेक्स कूपर के नाम पे जो इसका अपना एल्बिन एरिसीनी का जो बर्थ सर्टिफिकेट था ये रियल था, तो इसमें कुछ नाम चेंज कराकर एलेक्स कूपर करा ले और उस एलेक्स कूपर के नाम के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर ये अपनी बीवी और बच्चों के पास वापस आए। लेकिन टोरंटो आया तो एक और नई कहानी इंतज़ार कर रही थी। कहानी ये थी कि जिस बैंक चोरी के डर से एल्बिन एरिसीनी एलेक्स कूपर बना, टोरंटो छोड़ा, 35 साल तक अपनी फैमिली के साथ एक नए पहचान, एक नए नाम के साथ रहा। पता चला अब ये जब ये टोरंटो से भागा था
उसके 2 महीने बाद ही उस बैंक के असली चोर पकड़े गए और उसमें अल्बीन अरसनी का नाम कहीं नहीं था। इसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी और जो असली जिन्होंने चोरी की थी उन्हें उसी वक्त पकड़कर उनको सज़ा भी सुना दी गई थी। तो जिस चोरी के डर से, जिस चोरी के इल्ज़ाम को सर पर लेकर 35 साल तक वो छुपता रहा, नए नाम से, नई पहचान से, उस चोरी से भी उसको क्लीन चिट मिल गई थी और उसके जाने के बाद ही असली चोर पकड़े गए और उसे इसकी जानकारी ही नहीं थी। तो एक हैप्पी एंडिंग भी होती है। जब उसने ये सारी बात पुलिस को बताई तो पुलिस को भी उसकी कहानी अजीब लगी, लेकिन उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं था। तो फिर पुलिस ने उसको बैंक की भी सारी चीज़ें बताई और पता चला कि असली चोर तो पकड़े गए। तब वो एक फ्री मैन था। इसके बाद पुलिस उसे छोड़ती है, वो वापस ब्रिटिश कोलंबिया आता है। उसकी फैमिली को भी तब तक पुलिस के ज़रिए उसकी सारी कहानी पता चल गई। पूरी फैमिली ने एलेक्स कूपर को गले लगाया, फिर से रीयूनियन हुआ, फिर से सब एक साथ रहने लगे और इसके बाद जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट था वो भी जमा हुआ। हस्बैंड वाइफ ने इसके बाद करीब अगले 1992 में ये चूँकि मिला था, 2006, 8 से 14 साल तक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। फिर 2007 में एलेक्स कूपर की मौत हो गई और एलेक्स कूपर के बाद, बल्कि 1996 में ही, जब ये 92 में आया तो 4 साल के बाद ही वाइफ मार्गरेट की डेथ हो गई थी और मार्गरेट की डेथ के करीब 11 साल बाद 2007 में एलेक्स कूपर की डेथ हो गई। एलेक्स कूपर की ये मिस्टीरियस कहानी आज भी कनाडा में बहुत सारे लोगों को पता है, सुनते हैं, सुनाते हैं। इस पर कई सीरीज़ बनी हैं, फिल्में बनी हैं। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इस कहानी का एंडिंग बहुत खूबसूरत है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, न गिरफ्तारी, इवन जिस चोरी का इल्ज़ाम वो भी सर से निकल गया, एक जो पहचान थी वो भी सामने आ गई। तो सब कुछ अच्छा था सिवाय एक चीज़ के कि एक शख्स, एक पिता और एक पति 35 साल तक एक छत के नीचे जिनके साथ रहा, उन्हें उनकी असलियत नहीं मालूम थी। तो ये थी कहानी। कल संडे था, बहुत देर तक मैंने मेहनत की। आप लोगों के बहुत सारे मेल चूँकि सैटरडे, संडे, मंडे के थे, तो मैंने कहा आओ घर पे ही नोट करते हैं। कुछ ऑफिस में किया आज, तो आज मैंने दिल खोल कर नोट किया है। तो बहुत सारे लोगों के सैटरडे के बाद और संडे को भी बर्थडे थे, तो मैंने कहा चलो सिलसिला शुरू करते हैं। कम से कम थोड़ी सी चेहरे पे खुशी लाना भी एक अच्छी चीज़ होती है। तो यशिता तिवारी का जन्मदिन है आज। इनकी बुआ निधि तिवारी जी ने भेजा है और अभिषेक शुक्ला ने भेजा है बैंकॉक से। तो हैप्पी बर्थडे यशिता बल्कि। मोहम्मद रिजवान का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद रिजवान। अब्दुल कदर ने भेजा है। कनिष्क, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कनिष्क। और अंजलि गुप्ता जी ने भेजा है, इनके बेटे हैं। मधुर अग्रवाल, हैप्पी बर्थडे। बॉबी पाल ने भेजा है। डेक्कन योमगैम, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डेक्कन। और अरुणाचल प्रदेश से हैं, इन्होंने बहुत सारे प्यार के साथ भेजा। संडे को इनका बर्थडे था। इसके अलावा आरहा सचिन, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आरहा। और सचिन धनमने नांदेड़ से हैं, इनकी बिटिया है ये। अभिनाश प्रोतिम शर्मा की मम्मी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे माता जी। और असम से हैं ये, संडे को था इनका। राजन डिसूजा का भी हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मिस्टर राजन डिसूजा, संडे को था। मोमिता दास, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोमिता। और कमला कांता त्रिपाठी, इनके दोस्त हैं, उन्होंने भेजा है कोलकाता से। इसके अलावा रेखा सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रेखा। और अजय सिंह बुल्लू, इनकी बहन है, उन्होंने भेजा है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आप गूगल पे और फ़ोन पे आप नहीं करते होंगे। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप तो आई वॉच पहनते हैं, तो आपको इतनी तो सब कुछ होना चाहिए। बट फिर से कहूँगा अजय सिंह जी, मुझे वाकई मेरे मोबाइल में गूगल पे नहीं है और फ़ोन पे भी नहीं है। हाँ, ये सब चीज़ें कई लोग और ऑफिस में हेल्प कर देते हैं। जैसे आजकल हमारे शिकारपुरी के मेरे शूट पे तो छोटा शकील हमारे साथ है, तो इनसे भी मदद ले लेता हूँ मैं। प्रीति शर्मा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। इसके अलावा राहुल शर्मा, हैप्पी बर्थडे। जुनैद खान ने भेजा अलीगढ़ से। मनमोहन सिंह सक्सेना, हैप्पी बर्थडे सर आपको, 63 के हो गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर दिलशाद सामी और रुखसाना बानो, इन दोनों की एनिवर्सरी है। कैफ साहब ने भेजा, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। स्वप्नील सिंह है,
और इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्वप्निल जी। अभिषेक सैलानी साहब ने भेजा है दुबई से। सकलैन ताहिर का भी बर्थडे संडे को था, तो हैप्पी बर्थडे सकलैन ताहिर। सुकेश यादव हैप्पी बर्थडे। भाव्या, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे भाव्या। और प्रदीप कुमार जी की बिटिया हैं ये। शंकर लाल, इनका भी जन्मदिन था, तो हैप्पी बर्थडे शंकर लाल जी। और संतोष जी ने भेजा है हैदराबाद से, इनके पापा हैं। प्रदीप शर्मा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रदीप। और इनके पापा पिंकू वत्स ने भेजा है। इसके अलावा रितिका प्रकाश, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रितिका। और चाचा प्रीतम जी ने भेजा है, हालांकि 22 तारीख को इनका जन्मदिन था। अनुराधा पराले, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनुराधा। और बेस्ट फ्रेंड सुमित नाइकारे हैं पुणे से और कनाडा में रहते हैं, उन्होंने भेजा है। आनंद शर्मा, चलिए अच्छा, आज कनाडा से की कहानी थी। आनंद शर्मा पटना, इनका भी जन्मदिन था, तो हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आनंद। आशुतोष पांडे जी का भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे आशुतोष। रवि कुशवाहा जी ने भेजा है। इसके अलावा शिवाय पिलानिया जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिवाय। पंकज ने भेजा है, इनके पुत्र हैं। प्रदीप पालीवाल, इनका भी जन्मदिन था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रदीप पालीवाल जी। और जगजीत सिंह दीप, श्रीगंगानगर राजस्थान से, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे जगजीत सिंह दीप जी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, 2 चीज़ें मैं एक साथ बाद में बताऊंगा। रजनीकांत पटेल अहमदाबाद से फर्स्ट मेल लिखा है इन्होंने, लव यू थैंक यू वेरी मच। आज्ञाराम तिवारी अलवर से हैं और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए थैंक यू बोला, आपका भी थैंक यू। राजन लाल, प्रियंका पाल, और ये दोनों शादी करने वाले हैं, 1 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो आप दोनों को ऑल द बेस्ट, हंसी खुशी रहें, अच्छी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो। एनी सिंह जी, इन्होंने नवनीत सिकेरा जी के इंटरव्यू पे कुछ लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा, मैं आगे बताऊंगा, पर थैंक यू एनी सिंह जी आपके इस मेल के लिए। आदित्य कुमार सिंह, और इन्होंने कहा कि क्राइम तक और स्पोर्ट्स तक का रिश्ता मैंने देखा सुना, बड़ा करीब रिश्ता है। वो विकी पाजी से मोहब्बत है, उनकी टीम भी बहुत खूबसूरत है, टीम के सारे लोग अच्छे हैं, तो इसलिए बस हम दोनों बहुत करीब रहते हैं। भारतेंदु वर्मा जी हैं, और इन्होंने लिखा है कि भगवान तक मेरे मेल पहुंचा दीजिएगा, नवनीत सिकेरा के ये फ़ैन है बहुत बड़े। मैंने भारतेंदु वर्मा जी आपका मेल भेज दिया नवनीत सिकेरा साहब को, और उनको मिल भी गया है। ज़की अहमद हैं, इन्होंने कहा है कि दोस्ती फिल्म के हीरो सुशील कुमार और सुधीर कुमार की कहानी सुनाएं। मैं भी जानना चाहूँगा, ये फिल्म बड़ी अच्छी थी, चलिए मैं इसको पता करके बताता हूँ आपको। भारत चौहान है, इनका कहना है कि वर्ल्ड की नंबर 1 मर्डर मिस्ट्री की कहानी सुनाएं, चलिए कोशिश करता हूँ। रविंदर है, थैंक यू वेरी मच आपका रविंदर जी। इसके अलावा मोनीरुल इस्लाम है, थैंक यू आपका भी। राहुल शुक्ला है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, संडे इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे और ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आईएएस बने, आईपीएस बने, जो भी बने, अच्छे बने, ईमानदार अफसर बने। रोहित गिरी गुरु तुगलपुर, इनकी फरमाइश थी कि पूरा नाम पढ़ा जाए, तो अब आप खुश। कुणाल झा हैं, एयरपोर्ट पे काम करते हैं, इन्होंने कहा कि निठारी की कहानी सुनी थी, फिर उन्होंने शायद अपनी भतीजी को या भतीजे को बताया कि नसीहत दी कि कैसे अनजान लोगों से कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए। आपका मेल अच्छा था, तो कुणाल झा साहब थैंक यू, कभी एयरपोर्ट पे आपसे टकरा गया तो ज़रूर मिलूँगा। ओमराज कामले हैं उस्मानाबाद से, थैंक यू इनका भी। सागर साहब है अबोहर से, ताज की कहानी पे इन्होंने लिखा था। चित्रा गांधी जी हैं, और इन्होंने कहा कि इंडियन कल्चर और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है हमारे, अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी मेल में और कुछ लिखा चित्रा जी। गुप्ता सिंह जैसलमेर, बल्कि गणपत सिंह जैसलमेर हैं, और 5 फरवरी को इनकी शादी है, इन्होंने बाकायदा शादी का कार्ड भेजा है। आजकल तो कोरोना है सर, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ हैं। राजेश पांडे जी हैं छपरा से, इनका कहना है कि मैं बीवी से छुपकर कहानी सुनता हूँ, 27 जनवरी को एनिवर्सरी है, तो आप ऐसा कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं कि आपको छुपकर सुनना पड़े। हाँ, जब फ्री हो तब सुनिए, जब घर में अगर बीवी कोई काम कहे तो वो भी कीजिए, अगर आप बीवी के कहने पे काम करेंगे तो फिर वो इजाज़त दे देंगे आपको सुनने की। इसके अलावा चिंतन गोस्वामी जी हैं अहमदाबाद से, हुसैन सैफ हैं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ आपसे। रमन कुमार हैं, थैंक यू वेरी मच। सूरज मित्रा हैं कोलकाता से। राकेश खीर सरिया हैं जामनगर से, इन्होंने ताजमहल होटल की पिक भी भेजी है। इसके अलावा विकास गुप्ता हैं, IITian है दिल्ली से, बेंगलोर में रहते हैं, इन्होंने वहाँ पे घर लिया और उन्होंने बुलाया कि जब भी आप आएंगे तो मैं आऊँगा। पक्का विकास भाई, जब भी आऊँगा ज़रूर आऊँगा आपके घर पे। अमीर खान है कुवैत से, ये बरमुडा की कहानी सुनना चाहते हैं, ट्रायंगल की, मैं सुना चुका हूँ इसी एपिसोड में, कहीं मिल जाएगी आपको। लक्ष्य मनचंदा जी हैं, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा दीप
नारायण पाठक जी हैं और इन्होंने लिखा है अपनी जाति के आगे इंडिया। बड़ा अच्छा आपने लिखा दीप नारायण जी, अच्छा लगा मुझे आपका ये आपकी जो अदा थी लिखने की। संदीप सरकार हैं गुवाहाटी से और वीरप्पन की कहानी सुनना चाहते हैं, वो भी मैं सुना चुका हूँ और इन्होंने कभी बुलाया है कि आप आइए, मैं आऊँगा तो लंच पे मैं और ये और इनकी वाइफ, बिल्कुल कभी मौका मिला ज़रूर लंच करेंगे। मनोहर सिंह जी हैं, थैंक यू वेरी मच जो आपने लिखा है हिंदू एंड मुस्लिम के ऊपर। सलीम रज़ा हैं, थैंक यू, इन्होंने कुछ शेर भी भेजे हैं। शिवम कुनाल हैं कोलकाता से, मुलाकात होगी ज़रा कोरोना ख़त्म हो जाए शिवम साहब। अताउल्ला खान हैं, टिप्पू सुल्तान की कहानी सुनना चाहते हैं। दीपेंद्र गिरी हैं और ये ब्रूसली के बेटे ब्रेंडोली की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा आशीष अमूल पुरोहित हैं, थैंक यू वेरी मच आपके मेल के लिए। संजीव राणा हैं, प्रोफेसर मंगेश बी पाटिल जी हैं, थैंक यू आपका भी। रोशन सिंघानिया हैं, आपका भी शुक्रिया। कुमार, इसके अलावा कंबर करीम है, ये बलोच ग्वादर से हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता। थैंक यू कंबर करीम साहब आपकी इस राय के लिए। उस्मान अंसारी जी हैं, इन्होंने भी लिखा है कि टेररिस्ट होता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। प्लाश हल्दर हैं और इन्होंने भी कुछ लिखा था। अमृत चौधरी जी हैं अहमदाबाद से, थैंक यू वेरी मच और मैं उदास नहीं था, बस बोल रहा था। उदय राज हैं, थैंक यू आपका भी। मोहम्मद राहुल हैं उड़ीसा से। इसके अलावा राजीव वर्मा हैं, नीलकमल हैं, अनीता हैं, 100% सहमत थी उन दिन कहानी ताज के बाद सुनने के बाद, थैंक यू वेरी मच अनीता जी। अनीश मिनहास हैं कांगड़ा से। यतीन्द्र सिंह हैं, हर्ष रोहित और इनकी मम्मी जयपुर से, ये लोग कहानी सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच आप सभी का आपके इस प्यार के लिए। सगुन झा हैं अहमदाबाद से और इनके मैम डैड जो है मम्मी पापा कहानी सुनते हैं, बहुत फ़ैन हैं, थैंक यू वेरी मच दिल से आप लोगों को। और 2 स्टोरी की भी सगुन ने फरमाइश की है, जल्दी सुनाता हूँ। ऋचा तिवारी जी हैं, ये अंकित शर्मा जी की वाइफ हैं और इन्होंने एक मैसेज लिखा जो इनके हस्बैंड हैं अंकित शर्मा, ये लॉन्ग जंप में ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू सो मच अंकित शर्मा जी। और ऋचा तिवारी आपकी जो पत्नी है आपकी बहुत फिक्र करती हैं, चिंता करती हैं और वो ये चाहती हैं आपसे कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से करें, ताकि उस ट्रेनिंग को अच्छे से करें तो आप और बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो मैं भी यही उम्मीद करूंगा अंकित भाई कि आप मन लगा के पूरा ट्रेनिंग कीजिए और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर ठान लिया जाए तो। और आप खुशनसीब हैं, आपको ऋचा तिवारी जैसी पत्नी मिली जो आपके बारे में इतना कुछ जो उन्होंने लिखा है वाकई बहुत मार्मिक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट आपको। इसके अलावा राशिद अल बलूशी हैं ओमान से, इन्होंने भी 2 कहानी भेजी और उन्होंने कहा कि ये कहानी कभी सुनाएं। कुछ मेल अलग लिखे हैं लोगों ने, मैंने कहा ना कि कल घर पे था तो तसल्ली से मैंने नोट किया। कपिल रास्ते हैं, इन्होंने कहा पता नहीं आप मेल शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, या कब करेंगे। बहुत सारे लोगों ने नवनीत सिकेरा जी की कहानी के ऊपर रिएक्शन दिया और मैं थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों ने लाइक किया, उसी पे ये बहुत सारे मेल हैं। उसमें एक ये कपिल रास्ते हैं, इन्होंने लिखा कि मैं ये शायद इनके मेल से लगता है कि इंडिया में नहीं, ये बाहर है, इनका कोई इशू। इन्होंने कहा कि किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं इंडिया जब आऊँगा तो हो सकता है मैं अपने बॉस के बेटे को मार दूँ और फिर जेल चला जाऊँ। लेकिन नवनीत सिकेरा जी की कहानी सुनने के बाद हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए, तो फिर मैं उसके बाद जब बॉस के बेटे को मार दूंगा तब आप मेरी कहानी सुनाएंगे, उससे अच्छा है कि पहले मदद कर दें। तो कपिल रास्ते साहब, ऐसा कोई इसका हल नहीं है, आप जो आपने सोचा वो गलत है। हर मसले का हल होता है, कई बार वक्त लगता है, कई बार नहीं लगता है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप जब भी इंडिया आएँ ज़रूर मुझे बताइएगा, मेल के ज़रिए भी, मैं आपसे मिलूँगा भी। और हमेशा लाइफ में पॉजिटिव सोचिए और ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। अगर आप ऐसा कोई भी कानून अपने हाथ में लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका परिवार, आपके अपने आपके करीबी सफ़र करेंगे। तो एक बार उन लोगों के बारे में भी सोच लीजिएगा और बाकी मुझसे जितनी मदद होगी मैं ज़रूर करूँगा। अभय शर्मा है, ये MNC में जॉब करते हैं और इन्होंने भी लिखा है कि इनका मानना है कि इनकाउंटर गलत नहीं है, मिडिल क्लास के लोग कहाँ जाएँ, बहुत परेशान है, इंसाफ मिलता नहीं है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि सिकेरा के फ़ैन है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि आप मेल पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो आप बताएंगे कि नहीं। मेरा अभय शर्मा जी आपसे ये कहना, आप बेहद पढ़े लिखे हैं, MNC में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में, और आपका कहना है कि इनकाउंटर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इंसाफ मिलने में और मिडिल क्लास लोग पिसता है, सब कुछ ठीक है।
मेरा ये मानना है कि एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छे समाज के लिए, ये खुद नवनीत सिकेरा साहब ने भी कहा उस दिन कि एनकाउंटर लीस्ट ऑप्शन है। मेरा ये नहीं है कि क्रिमिनल को नहीं, अगर कोई क्रिमिनल इस तरह कानून तोड़ रहा है और उसका एनकाउंटर होता तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर एनकाउंटर आम चीज़ हो गई, एनकाउंटर को ही हमने हल मान लिया, तो फिर पुलिस बेलगाम हो जाएगी। फिर ये होगा कि मुझे किसी से दुश्मनी निकलवानी है तो मैं पुलिस को पैसे दे दूंगा। जब आपने कहा कि हमारे यहाँ करप्शन, मिडिल क्लास, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर इसमें क्या है? मैं किसी को कह दूंगा कि ये क्रिमिनल है, ये थोड़ा बदमाशी कर रहा है, पकड़ने की बजाय ये लोग 5, 10, 50 हज़ार एक्स्ट्रा ले लो, इसको इनकाउंटर कर दो, क्योंकि अब तो इनकाउंटर पे कोई सवाल तो उठाएगा नहीं। तो जब इनकाउंटर आम हो जाएगा तो पुलिस बेलगाम हो जाएगी। हमें वो सोचना चाहिए। इसीलिए हर एक चीज़ के लिए कानून है, दायरा है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इनकाउंटर गलत नहीं है जो आपने कहा। मुझे लगता है कि इनकाउंटर बहुत मजबूरी में और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही होनी चाहिए। अभिषेक केडिया जी हैं, इन्होंने ये लिखा है कि हाँ, कई बार जो नवनीत सिकेरा जी ने कहा था कि सिस्टम भी मुजरिम बनाती है, पैदा करती है, अगर हम उन्हें पहले रोक लें क्रिमिनल बनने से। मैं आपसे सहमत हूँ अभिषेक केडिया। कई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हम उसी वक्त उसको सुधार लें एक बड़ा मुजरिम बनने से पहले, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मुजरिम बनने से रोका जा सकता है। उस्मान अंसारी हैं, इसके अलावा जबा रॉय हैं, इन सब ने भी नवनीत सिकेरा की बड़ी तारीफ़ की और थैंक यू भी बोला है। इसके अलावा विकी कुमार है, सिंगापुर से, वाराणसी में आके हैं हालांकि, लेकिन रहते सिंगापुर में हैं, और मुलाकात आपसे भी होगी। इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा था कि सबसे ज़्यादा आजकल मुस्लिम टेररिस्ट क्यों होते हैं, और उन्होंने उसमें एक और लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी लाइन है वो, कि इसकी कहीं ये वजह तो नहीं है कि जो मुस्लिम टेररिस्ट बनते हैं कुरान या मदरसे में जो तालीम दी जाती है। विकी कुमार साहब, बिल्कुल भी नहीं, कुरान में कहीं नहीं है। बल्कि कुरान में तो ये है कि आप मतलब किसी की जान भी नहीं ले सकते, सिर्फ प्यार से रहने की तालीम दी गई है। और जहाँ तक मदरसे की बात है, तो मुझे याद है बचपन में मैंने भी मदरसे में कुछ वक्त तक पढ़ाई की है। तो आम तौर पे जो मदरसे में पढ़ाई होती है वहाँ स्कूल के सिलेबस से अलग होती है, लेकिन दीनी जो तालीम होती है, धार्मिक शिक्षा जिसको कहते हैं, वो उस तरह की होती है। तो मदरसों से या कुरान से टेररिस्ट पैदा होते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। ब्रेन वॉश से होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, पढ़े लिखे लोगों को, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अब अगर ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश कोई करता है और उनका ब्रेन वॉश वो करवा लेते हैं, तो फिर सोचकर अजीब लगता है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें बेसिक पता है कि इस्लाम क्या है, इन्हें बेसिक पता है कि जिहाद क्या है, इन्हें बेसिक पता है कि टेररिज्म क्या और क्राइम क्या है, फिर भी कैसे बहकावे में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है जो, लेकिन ये है फैक्ट कि अभी जितने भी हैं, चाहे वो मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो शायद इसी वजह से हम लोग देखते हैं इर्द गिर्द में, क्योंकि सारे मैक्सिमम इस वक्त, चाहे उधर बोको हराम हो, ISIS हो, अलकायदा हो, हालांकि बोको हराम को थोड़ा सा उस वक्त ये था कि वो अपने कुछ आज़ादी के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बेगुनाहों को मारना शुरू किया। और ये बड़ा सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, शुरू में आप किसी और नाम पे एक मूवमेंट चलाते हैं, हथियार पकड़ा देते हैं, उसके बाद आप ही के कंट्रोल में वो रहते नहीं हैं, फिर तो वो अपने हिस्सा, एक बार AK-47 जिसके हाथ में आ गया, कहते हैं कि हथियार देना किसी के हाथ में सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन बल्कि आसान काम होता है, लेकिन वापस लेना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक बार जिसको खून लग गया फिर वो छोड़ता नहीं है। इसके अलावा प्रसाद देवरे जी हैं, इन्होंने लिखा है कि हॉस्पिटलाइज थे, कोरोना हुआ था, ICU में फ़ोन की इजाज़त नहीं थी, जब ये जनरल शिफ्ट में हुए तो जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए, तो फिर उन्होंने कहानी सुननी शुरू की, ताज स्टोरी की इन्होंने कहानी शुरू की। आप में से तमाम लोगों का शुक्रिया जो ताज की कहानी के बहुत सारे लोगों ने उस पर मेल लिखा था, थैंक यू वेरी मच। कमलजीत सिंह ढिल्लो जी हैं, इसके अलावा मनोज लुखार हैं पोलैंड से, और इन्होंने ये भी कहा कि रिच पीपल के लिए, अमीरों के लिए पुलिस ज़्यादा काम करती है, तो वही उस बारे में अलग अलग राय है भटिंडा से। तो देखिए मैंने कितने सारे नोट किए थे, कल मैंने कहा लाओ ये थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोगों के रह जाते हैं, तो आज सभी के लिए आता हूँ। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।